दोस्तों, इजराइल को बहुत बड़ा झटका दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की तरफ से लगने वाला है। इंडोनेशिया जो इजराइल फिलिस्तीन से काफी दूर मौजूद है, दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इसी देश में रहती है। इस देश की इकोनॉमी ऑयल पर नहीं डिपेंड है और मिलिट्री पावर के मामले में भी ये काफी ज्यादा आगे है। इस देश की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से इजराइल और फिलिस्तीन के लिए सेम ही रही है, यानी कि ये इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और फिलिस्तीन को फुल सपोर्ट करता है। अब इंडोनेशिया ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए साउथ अफ्रीका की तरह ही इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल करने का फैसला किया है। इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्टर रेत्नो मारसूदी इस केस को इंडोनेशिया की तरफ से 19 फरवरी को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दाखिल करने वाली हैं और तब तक वो बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग करके प्रिपरेशन कर रही हैं। जकार्ता में हो रही इन मीटिंग्स में वो इन सब चीजों पर डिस्कशन कर रही हैं कि कैसे हम फिलिस्तीन की आजादी को कानूनी तौर पर लड़ सकते हैं और कैसे इजराइल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिलिस्तीनी नागरिकों के राइट्स का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ इंडोनेशिया ही इसमें नहीं शामिल है, बल्कि एक यूरोपियन देश भी इंडोनेशिया के साथ इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फाइल करने वाला है। ये देश स्लोवेनिया है। स्लोवेनिया की मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एंड यूरोपियन अफेयर्स तांजा फॉर्सन ने कहा कि ये इस रीजन में दशकों से जो होता आया है वो काफी भयानक है, जो अब भी चल रहा है। दोस्तों, स्लोवेनिया यूरोप के उन चंद देशों में से एक है जो इस मामले में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। स्लोवेनिया के अलावा आयरलैंड भी इजराइल का बहुत बड़ा दुश्मन और फिलिस्तीन का बहुत बड़ा सपोर्टर माना जाता है। इंडोनेशिया केवल इस जंग का नहीं बल्कि पिछले 75 सालों से इजराइल के द्वारा किए जा रहे अत्याचार का हिसाब करने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाएगा। जब से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग शुरू हुई है, तब से ही इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी देखने को मिले हैं। बेसिकली ये नॉन अरब मुस्लिम देश अरब देशों के मुकाबले ज्यादा जागरूक है। इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि इजराइल के इनवैलिड एक्शंस को रुकना ही होगा और जो भी कानून उसने तोड़े हैं उन सब की जवाबदेही भी उसे करनी होगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को इजराइल का सपोर्ट बंद करना चाहिए, साथ ही यूनाइटेड नेशंस को भी इजराइल के एक्शंस को लीगलाइज करना बंद करना चाहिए। उनके मुताबिक इंडोनेशिया का इंटरनेशनल कोर्ट में जाना उन स्टेप्स को दर्शाएगा जो इंडोनेशिया फिलिस्तीन के सपोर्ट में लेता है। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी साउथ अफ्रीका ने 29 दिसंबर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ा मुकदमा दर्ज करवाया था और बताया था कि वो किस तरीके से जेनोसाइड को रोकने के लिए 1948 में लाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। साउथ अफ्रीका ने ऑलरेडी इजराइल की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ा दी थी और अब इंडोनेशिया भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। इंडोनेशियन मिलिट्री भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी आर्मी को इंडोनेशियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है, जिसमें नेवी, लैंड फोर्स और एयर फोर्स शामिल है। इसके कमांडर इन चीफ इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट होते हैं। इस टाइम इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विदोदो। दोस्तों, इंडोनेशिया की आर्मी को अपने देश के अंदर की कुछ मिलिशिया से लड़ने और चाइना और मलेशिया जैसे देशों से अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट से निपटने के लिए काफी ज्यादा तैयार रहना पड़ता है। इनकी आर्मी में 3,95,000 के करीब एक्टिव और 4 लाख रिजर्व सैनिक हैं, यानी टोटल करीब 8 लाख। इनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा खतरनाक होती है। लैंड आर्मी के पास 408 टैंक, 1249 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 350 से ज्यादा आर्टिलरी और 86 रॉकेट आर्टिलरी हैं। इस देश के पास जो टैंक है उनमें जर्मनी का लियोपार्ड 2, यूनाइटेड किंगडम का FV101 स्कॉर्पियन और तुर्की और इंडोनेशिया ने मिलकर बनाया है हरिमाओ, जिसका मतलब इंडोनेशियन लैंग्वेज में टाइगर होता है। बात करें नेवी की, तो इंडोनेशिया के लिए नेवी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देश बहुत बड़ा आइलैंड नेशन है और 17 से 18,000 छोटे बड़े आइलैंड्स को मिलाकर ये देश बना है, जिनकी शुरुआत थाईलैंड के पास से हो जाती है और इंडोनेशिया का अंतिम भाग ऑस्ट्रेलिया के उत्तर के करीब पहुंच जाता है। इतने बड़े सी और लैंड एरिया को कंट्रोल करने के लिए इंडोनेशिया की नेवी का एक्टिव होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इनकी नेवी एक्टिवली
अपनी टेरिटरी में पेट्रोलिंग करती रहती है और अपने आइलैंड्स और समुद्री मार्ग की हिफाजत करती है। इनकी नेवी के पास 24 कॉर्वेट, 8 फ्रिगेट और 5 सबमरीन्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इक्विपमेंट्स हैं। इनकी सबमरीन में चक्र क्लास सबमरीन शामिल है जो कि डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। इसे इंडोनेशियन नेवी ने जर्मनी से खरीदा था। ये 50 दिनों तक बिना सरफेस पर आए पानी के नीचे रह सकती है। दोस्तों, इंडोनेशिया ने एक और सबमरीन जर्मनी से खरीदी थी जिसका नाम था KR-1 ननगाला। 2021 में काफी इम्पोर्टेंट इंडोनेशियन सबमरीन हादसे का शिकार हो गई थी और पानी के अंदर एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान इम्प्लोड हो गई थी। 21 अप्रैल 2021 में ये सबमरीन मिसिंग हो गई थी। 3 दिन के बाद इसका मलबा मिला था। इसमें 53 मिलिट्री के जवान मौजूद थे, सभी की मौत हो गई थी। खैर दोस्तों, बात की जाए एयरफोर्स की तो इंडोनेशिया की एयरफोर्स के पास तकरीबन 420 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिनमें से 11 फाइटर्स, 64 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 15 अटैक एयरक्राफ्ट और कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इंडोनेशिया उन चंद देशों में शामिल है जिनके पास अमेरिका और रूस दोनों के फाइटर जेट्स मौजूद हैं, वरना ज्यादातर देशों के पास अमेरिका या रूस में से किसी एक के फाइटर जेट्स ही होते हैं, क्योंकि अमेरिका और रूस एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन हैं। इनके पास अमेरिकन F-16 फाइटिंग फैल्कन, रशिया का बेहद पावरफुल सुखोई Su-27 और सुखोई Su-30 जैसे फाइटर जेट्स मौजूद हैं। यानी दोस्तों, इंडोनेशिया एक ताकतवर सेल्फ कैपेबल देश है जिसे पैसों के लिए या अपने फैसले लेने के लिए अमेरिका या इजराइल से नहीं पूछना पड़ता। इंडोनेशिया का कहना है कि कोई भी पार्टी उनके देश में रूल कर रही हो, कोई भी प्रेसिडेंट हो, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी इजराइल और फिलिस्तीन के लिए नहीं चेंज हो सकती। इंडोनेशिया और फिलिस्तीन के बीच रिश्ते इतने ज्यादा मजबूत हैं कि यहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट फिलिस्तीन में घूमने के लिए भी जाते हैं। हर साल तकरीबन 1 लाख इंडोनेशियन नागरिक वहाँ घूमने के लिए जाते हैं और जब ये लड़ाई शुरू हुई थी तो इंडोनेशिया की गवर्नमेंट को अपने नागरिकों को वहां जाने से रोकना पड़ा था ताकि उनकी जान को खतरा ना हो। इंडोनेशिया ने गाजा के सपोर्ट में वहां पर हॉस्पिटल भी बनवाया था जो कि गाजा की सबसे बड़ी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में से एक भी था। लेकिन इस जंग में इजराइल ने उत्तरी गाजा में मौजूद इस हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया था और उसकी मिलिट्री कई दिनों तक इस हॉस्पिटल में रुकी थी और इसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इतना कि अथॉरिटीज का मानना है कि अब ये हॉस्पिटल सही से वर्क नहीं कर सकता। इसीलिए इंडोनेशिया ने एक हॉस्पिटल शिप गाजा की तरफ भेजी है। ये बड़ा सा पानी का जहाज है जिसमें हॉस्पिटल के जैसी फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल ये इजिप्ट के पास वहां जाने के अप्रूवल का वेट कर रहा है, क्योंकि लड़ाई के दौरान अगर इजराइल और इजिप्ट को नहीं पता होगा कि ये शिप इंडोनेशिया का है तो इजराइल उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है और इसमें मौजूद इंडोनेशियन स्टाफ की जान को भी खतरा है। इस शिप में दवाई, खाना, हॉस्पिटल के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसी बहुत सी चीजें हैं। इससे पहले भी वो 2 प्लेन्स इस लड़ाई के दौरान ही गाजा में मदद के लिए भिजवा चुके हैं। और दोस्तों, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है तब से ही इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के नागरिक पश्चिमी देशों के काफी ज्यादा खिलाफ होते जा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लोग फिलिस्तीन के काफी बड़े सपोर्टर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।